आज सभी लोग जुड़े हैं सर। क्या है ये? जी रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है। अच्छा ठीक है। तो आज के कार्यक्रम में सभी जो भी साथी जुड़े हुए हैं और जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं सभी को नमस्कार करता हूं और शुभकामना करता हूं कि इस एक अच्छे कार्यक्रम के लिए हम लोग साथ साथ जुड़े हैं। और ये अच्छा इसलिए भी है कि गांव में और किसानों को ध्यान में रखते हुए खेती में जो आर्थिक नुकसान हुआ है आधुनिक खेती के जरिए, उसमें किसानों ने केवल कच्चा माल पैदा किया और उस सारे माल को बाजार के जरिए ही कंज्यूमर तक पहुंचाया गया। सारा जो मुनाफा था वो किसानों को नहीं मिला, बल्कि उसका सारा मुनाफा बाजार को चला गया। तो पिछले सेशन में हमने ये बात करी थी कि यदि उत्पादन का सही प्रबंधन, उसके साथ प्रमाणीकरण, उसके साथ प्रोसेसिंग या मूल्य संवर्धन करते हुए यदि हम अपना ब्रांडिंग पैकेजिंग के रास्ते से आगे बढ़ते हैं और कंज्यूमर तक सीधे पहुंचते हैं, तो उत्पादन में तो वृद्धि होती है, लेकिन हमारी जो आमदनी है उसमें गुणात्मक वृद्धि होती है। वो 4 गुना भी हो सकती है, 10 गुना भी हो सकती है, क्योंकि बाजार में इस तरीके की सारी प्रक्रियाएं पहले से चल रही हैं। तो आज का सवाल आपका ये था कि इन सभी कामों को करने के लिए हमको किस क्षेत्र में क्या काम करना है, मशीन कहाँ से मिलेगी, कितने पैसे में यूनिट लगेगी। तो मैं एक एक करके आपको बताना चाहूंगा और बहुत सरल चीजें हैं। जैसे पहले हम अनाज की बात करते हैं। अनाज को पीसने के लिए, आटा बनाने के लिए या उसका दलिया बनाने के लिए, सूजी बनाने के लिए, मैदा बनाने के लिए, चोकर उतारने के लिए कोई बड़ी मशीनों की जरूरत नहीं है। 2 या 3 एचपी के छोटे छोटे जो पुल्वराइजर हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हैमर टाइप और एक ग्राइंडर टाइप। तो ये 2-3 जो एचपी का पुल्वराइजर है, ये मुझे अंदाज में ऐसा चल रहा है कि अभी ये 20-25 हजार रुपए के आसपास होगा, अधिकतम 30 हजार रुपए के आसपास होगा। और इसकी क्षमता जो 2 कुंटल 3 कुंटल प्रति घंटे के हिसाब से होती है। यदि हम दलिया बनाते हैं, आटा बनाते हैं, तो उसकी क्षमता थोड़ी घट जाएगी, 60 किलो 70 किलो 80 किलो तक चली जाएगी। तो मेरा कहना आपको ये था कि इन सब चीजों को खरीदने के लिए कोई पर्टिकुलर एक दुकान नहीं है। आप ग्राइंडर के लिए, पुल्वराइजर के लिए, हैमर टाइप पुल्वराइजर के लिए कोई भी यूट्यूब पर डालेंगे, कम से कम 50 कंपनियों के नाम आ जाएंगे। और आप ये तसल्ली करें पहले कि किसकी कीमत ठीक है, किसकी कैपेसिटी ठीक है, सबके बारे में अब बड़ा खुलासा है। अब ज्यादा इधर उधर धक्के खाने की जरूरत नहीं है। एक जमाना था, अब से 20-30 साल पहले, कोई सूचना नहीं थी, हम जगह जगह धक्के खाते थे, कभी कहीं से पता लेते थे, कहीं पहुंचते थे, लेकिन आज ये समस्या नहीं। दूसरी बात आती है, जैसे आप तेल निकालने की बात करें, तेल निकालने के लिए ऐसा ही है। आवाज म्यूट हो गई बाबूजी। हाँ ठीक है, आवाज म्यूट। हम लोगों ने जब मशीन लगाई तो गाजियाबाद में एक नारायण इंडस्ट्री के नाम से है ये। जब कभी आपको पूरा एड्रेस लेना होगा, नहीं तो उसको आप गूगल पर भी सर्च करेंगे, तो नारायण इंडस्ट्री के नाम से गाजियाबाद में वो एक्सपेलर बनाने का काम करते हैं, आदमी है। और वो कई प्रकार से मशीन में मदद करते हैं। जैसे आपको कितने चक्रों की बनानी है, किस तरीके से तेल निकालना है, आपको आपको उसका अंदर का हब और वो सारी मशीनों में कुछ सुधार करना है, आपको कच्ची घानी का तेल की मशीन लेनी है तो कहाँ से मिलेंगी, क्या ठीक मिलेंगी, तो इस प्रकार की सारी मदद वो करते हैं। दूसरा, यदि आप YouTube पर भी कुछ देखोगे तो आजकल अब जगह जगह पर बहुत अच्छी मशीन लोग बना रहे हैं, और कुछ स्टील में भी मशीन आई है। लेकिन पूरी जांच कर लें कि छोटी क्षमता की मशीन जरूर हो, क्योंकि छोटा उद्योग करने के लिए हमको छोटी क्षमता की मशीन भी लेना जरूरी है, ताकि हम मशीन संबंधी, पैकेजिंग संबंधी, लाइसेंस संबंधी, मार्केटिंग संबंधी जो भी परेशानियां आती हैं, पहले उसको छोटा काम करते हुए अच्छे तरीके से समझ लें। कोई बड़ी छलांग लगाने की कोशिश ना की जाए, मेरा ये निवेदन है सभी से। क्योंकि छोटा काम करते हुए यदि हम उसको सही ढंग से समझ लेते हैं, तो मिलकर समूह में फिर बहुत बड़ा काम हो सकता है। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का भी यही कंसेप्ट था कि कुछ किसान मिलकर कुछ व्यवसाय की बारीकियों को समझ लें,
मशीन कहाँ से मिलेगी, बिल्डिंग कितना बनेगी, लाइसेंस कैसे लेने होंगे, कितना कैपिटल फंड की जरूरत है, बैंक लोन कैसे मिलेगा। तो ये अब इसके लिए ज्यादा धक्के खाने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत सारी सरकारी स्कीमों में मशीनों पर छूट है। अभी जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, मनरेगा कन्वर्जेंस में है। अब देखोगे कि सरकार का एक मोड बदला है कि वो हर स्कीम में कहीं ना कहीं किसानों की आमदनी के बारे में सोच रही है। किसानों को इस समय सजग होने की जरूरत है। ग्रामीण बेरोजगार नौजवानों को तो बहुत ज्यादा सजग होने की जरूरत है कि हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। मोबाइल पर इस प्रकार की सर्च करें कि उस सर्च करने में, और यदि कहीं किसी को इस तरीके की मदद लेने की जरूरत है तो हिमांशु जी हैं हमारे साथ में, उनका नंबर आप बाद में उनसे 2 मिनट बात भी कर लेंगे और उनका नंबर भी नोट कर लेंगे। वो आपको इस तरीके की पूरी जानकारी दे देंगे। और कुछ मशीन अभी हमने, जैसे पैकेजिंग की मशीन है, बैंड सेलर है, कुछ पुलवराइजर हैं, तो उनके चित्र भी आज तो, अभी तो इस समय रात का समय है, लेकिन हिमांशु जी से बात करके आप उनके साथ में तालमेल बैठा लें। वो यूनिट में किस तरीके से यहाँ पर कच्चे माल को किस तरीके से प्रसंस्करण के जरिए, किस मशीन के जरिए, किस तरीके की पैकिंग के जरिए कैसे स्टिकर बनाने हैं, एफएसएसआई का लाइसेंस कैसे लेना है। क्योंकि प्रोसेसिंग में लाइसेंस, मशीन, उसका स्टैंडर्ड, उस सारी चीजें मायने रखती हैं। तो इन सभी चीजों को सीखने के लिए आप बराबर जुड़े रहेंगे। और मैं ये कहूंगा कि कहाँ से खरीदेंगे, किस प्रकार की मशीन लेंगे, इस प्रकार की बहुत इंफॉर्मेशन इस समय यूट्यूब पर पड़ी है। लेकिन मूल मुद्दा यह है कि उत्पादन का सही प्रबंधन करने से प्रोसेसिंग तक का जो सफर है, उसके लिए लाइसेंस कौन कौन से कैसे कैसे लेने हैं, आपको पैकेजिंग ब्रांडिंग कैसे करानी होगी, आप कंपनी बनाकर चलेंगे तो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हिमांशु जी आपकी बहुत मदद करेंगे। और उनका ये जिम्मेदारी है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के डायरेक्टर हैं। और मैं कहूंगा कि आप इस संदर्भ में और भी जो चर्चा करनी हो तो उनसे चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरे लिए कोई और सवाल हो, क्योंकि मेरे खासतौर से सवाल ये है कि चारों चीजों को इंटीग्रेट कैसे करना है। बाजार क्या चीज मांग रहा है, बाजार जो चीज मांगता है उसको पैदा करने का हमारे पास क्या तंत्र है। यदि हम उसी चीज को पैदा करते हैं तो फिर बाजार से जुड़ने का हमारे पास क्या रास्ता है। इन सारी चीजों को इंटीग्रेट करने से आपकी आमदनी में गुणात्मक वृद्धि होगी। किसी भी आदमी को अपने को बेरोजगार मानने की जरूरत नहीं है, कमजोर मानने की जरूरत। जी बाबूजी, ये जो आपने बताया अभी, हाँ इस पे आप प्रकाश डालेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और हाँ इसमें इस पे आप प्रकाश डालने से पहले एक अनुरोध ये था मेरा कि जैसे आपने पिछली बार भी बताया था कि जो मशीनरी है वो वैदिक तरीके से या जो भारतीय परंपरा से चलने वाली हैं, उस तरीके की भी कुछ उपयोग की जा सकती हैं। तो यदि उस तरह का प्रकल्प चलाने वाले कुछ लोग हैं जो मशीनरी जैसे कच्ची घानी हो गई और आटा पीसने की भी लो आरपीएम की मशीन हो गई, मतलब उद्योग में इस तरह की मशीनें जो नुकसान नहीं पहुंचाती हैं अनाज का प्रसंस्करण करने में। जैसे राजीव दीक्षित जी ने बोला था, बहुत सारे लोग देखो उनका अनुसरण करके बना रहे हैं। तो हाँ ऐसे देखो, कुछ देखो आपके बेटा, संपर्क ऐसी में हैं? ऐसे ऐसी ऐसी बहुत सारी मशीनें बनी हैं। घर में आटा पीसने के लिए मशीन बनी है, हाथ से चलाने वाली चक्की बनी है, दलिया बनाने की मशीन लोग बना रहे हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है। परेशानी तब आती है कि यदि आपके पास में इतनी मैन पावर नहीं है, लोगों के मन में काम करने की प्रवृत्ति नहीं है। आपको ये काम, जब हम अपनी भारतीय परंपराओं में जब हम सफल होंगे, जब हमारी भारतीय संस्कृति की समझ भी होगी। यहाँ पर दो विरोधाभास हो रहे हैं बेटा। हम भारतीय संस्कृति को अपनी प्रक्रियाओं में, प्रणाली में तो लाना चाहते हैं, लेकिन जो जनमानस की जो समझ है उसमें जो जिस तरीके से काम नहीं करना है, नौकरी करनी है, और जो मानसिकता बहुत कमजोर हुई है, उसी स्थिति में अब जैसे हुँ, कोई हुँ, हुँ। खेती में कहने लगे कि बैल हल चलाना है, तो मैं पिछले 10-15 साल से हुँ, देख रहा हूँ, खूब लोग सिफारिश कर रहे हैं कि हमने बैल का ये यंत्र बनाया, बैल का ये यंत्र बनाया। लेकिन एक भी किसान ऐसा नहीं है जो खेती में बैलों का प्रयोग करने के लिए तैयार हो। तो ये जो चीजें हैं, हुँ, इनको, हुँ, हुँ, इनके हुँ। लिए हमको ये सोचना होगा कि इनमें क्वालिटी ठीक बनती है
ये चीज सुनने में, बोलने में भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब इंडस्ट्री खड़ी करनी होती है और हमको एक व्यावसायिक दर्जे से काम करना होता है, तो हमें हर बिंदु पर सोचना होगा, हर बिंदु पर सोचना होगा कि उस मशीन का इनपुट कितना है, आउटपुट कितना है। केवल किन्हीं चीजों को सुनकर और जो अच्छी लगती हैं वो उनका व्यावसायिक मानदंड कितना अच्छा होगा, ये भी आप लोगों को समझना है। जैसे वैदिक तरीका, पुराना तरीका, वो सब चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन आधुनिकता के समय में जिस प्रकार से हमारी गति बढ़ रही है, मोबाइल के जरिए गति बढ़ी है, आने जाने की गति बढ़ी है, सोचने की गति बढ़ी है, जीने की गति बढ़ी है, तो हमें गति संतुलन को बनाए रखते हुए काम करेंगे तो आप व्यवसाय में आसानी से सफल होंगे। लेकिन यदि हम बहुत पुरानी परंपरा की बात करेंगे, बहुत पुरानी और धीमी गति से चलने की बात करेंगे, पैदल चलना तो आज भी अच्छा लगता है, लेकिन यदि आपको कहीं दूर का सफर करना है तो आपको साधन तो इस्तेमाल करने ही होंगे बेटा। तो ऐसी स्थिति में हमको संतुलन पूर्वक ही आगे बढ़ने की जरूरत है। सावधानी ये बरतनी है कि मनुष्य के स्वास्थ्य को, प्रकृति को, पर्यावरण को, आने वाले हमारे भविष्य को कोई नुकसान कहीं ना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, बिल्कुल जी बेटा। तो आपने चार हाँ जी बेटा, फिर कैसे आवाज मुझे ठीक नहीं पहुंची। हाँ आवाज बेटा कटी है, आवाज कट गई है, किसी तरीके से नेटवर्क में कोई कमजोरी है। नेटवर्क में फोन की सुन। चार बताई थी बेटा कुछ आवाज साफ नहीं। कृपया आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है भाई साहब। हाँ आवाज में कुछ गड़बड़ हुई है। हेलो हेलो, हाँ बाबूजी, मेरी आवाज आ रही है? पहले बीच में गड़बड़ हो गई थी। हाँ अब ठीक हाँ है। हाँ 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 हाँ, मैं हम ये कह रहा था बाबूजी कि जो आपकी होता है कि हम खेती के लिए कार्य योजना बनाते हैं, तो उसमें उत्पादन प्रबंधन, प्रमाणीकरण, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग, ये चार मोटी मोटी बातें हैं। इनका समन्वित रूप हमको यदि तैयार करना है तो उत्पादन करते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, प्रमाणीकरण के मानक क्या हैं, उनको ठीक तरीके से कैसे समझना है, प्रोसेसिंग के लिए कौन सा लाइसेंस लेना है, कौन सी मशीन लेनी है, कितना पैसा लगेगा, कच्चा माल कैसे क्वालिटी का मिलेगा, फिर उससे हम क्या तैयार पदार्थ करेंगे, उसकी पैकेजिंग क्या होगी, कितनी कीमत तय करेंगे, कंज्यूमर क्या चाहता है, इन सारी बातों को समझना है। और बड़ी बात ये समझना है कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो मानक निर्धारित किए गए हैं उसी के अनुसार हमको चलने की जरूरत है। इस समय किसी भी प्रकार को अपनी मनमानी और जल्दबाजी से काम आगे ना किया जाए। चौथी बात है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट। बेटा मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब है कि उपभोक्ता को या कंज्यूमर को हम अपना ही सहयोगी समझें, अपना ही परिवार समझें, उसके लिए अच्छी से अच्छी चीज देकर हम सही कीमत कैसे लें। तो सही चीज देना और सही कीमत तय करना ये भी बहुत जरूरी काम है और इसको अकेला किसान नहीं कर सकता। मैं लंबे समय प्रयोग में इसको जांच पाया कि खेती परिवार का कार्यक्रम है, लेकिन ये प्रमाणित होता है परंपरा में। परंपरा माने समाज की स्तर पर कम से कम 100-200 परिवार हों। आज सौभाग्य है कि शहर के लोगों को ऑर्गेनिक खाने की जरूरत है, हमको ऑर्गेनिक पैदा करना हमारी भी अब जरूरत है। तो दोनों चीजों को जोड़कर यदि हम काम करते हैं तो ये बात पूरी होती है। लेकिन इसमें खास काम क्या करना है? खास काम ये करना है कि किसानों के साथ भी बहुत अच्छी चर्चा हो और उधर जो हमारे खरीदार हैं
जो शहर में लोग रह रहे हैं उनके साथ भी अच्छी चर्चा हो, दोनों को मिलाकर के वो क्या चाहते हैं और ये क्या पैदा कर सकते हैं, इसके बीच में यदि आप काम कर रहे हैं तो आपका मशीन लगाना भी सफल होगा, कच्चा माल बराबर आपको मिलता रहेगा, आप तैयार करके उन लोगों को बराबर सामान देते रहोगे। और मैं एक छोटे सा उदाहरण आपको देता हूँ, ये आप इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे कि मात्र 100 किसानों के साथ में 100 एकड़ जमीन के द्वारा हम कम से कम भी शहर से जोड़कर 5-6 करोड़ का बिजनेस कर सकते हैं बेटा। ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि हमको मार्केटिंग के लिए जगह जगह ऐड करने पड़ेंगे। जो कंपनियों की जो एक कंपनियों का जो तरीका है वो हमको अपनाने की जरूरत नहीं है। हमको ये पता लगता है कि यदि हमारे यहाँ 100 किसान उत्पादन करते हैं तो 500 से 700 की जो परिवार हैं, अधिकतम 1000 परिवार उसकी खरीदारी करते हैं। तो इतने ही सर्किट में हमको काम करना है। तो सबसे पहला काम है कि योजना पूर्वक काम करें। जो आपने पूछा है ये बिल्कुल सटीक बात है कि चारों कार्यक्रम को एक जगह जोड़ना है और कंज्यूमर और उत्पादक, मतलब उपभोक्ता और उत्पादक के बीच की जो दूरी है, जो कभी मिल ही नहीं पाए, उनके बीच में एक बड़ी दरार रही है दुनिया भर के बिचौलिए बीच में, उसको हटाना है। आप जो ये मैं भी जो बोल रहा हूं और आप जो सुन रहे हैं, इसके बोलने सुनने की सार्थकता इतनी है कि यदि हम इन बिचौलियों को हटा पाए, बिचौलियों से हमारी दुश्मनी नहीं है, बिचौलिया भी हमारे ही हैं, लेकिन बिचौलियों को आदत पड़ गई है कि वो कंज्यूमर को भी खसोटते हैं और उत्पादक को भी खसोटते हैं। तो उनका खसोटना बंद हो जाए, लूटना बंद हो जाए, शोषण करना बंद हो जाए, समझदारी पूर्वक यदि वही हमारे साथ काम करते हैं तो हम तो मार्केटिंग का पूरा जिम्मेदारी उनको देने को तैयार हैं, लेकिन परसेंटेज तो तय करें कि कितने प्रतिशत में वो मार्केटिंग करेंगे, प्रोसेसिंग करने वाला कितनी प्रतिशत में प्रोसेसिंग करेगा, उत्पादन करने वाला कितने प्रतिशत में उत्पादन करेगा। तो इस प्रकार से एक पारदर्शी बिजनेस खड़ा होता है जिसमें हर चीज साफ साफ दिखाई देती है। ये चारों कार्यक्रमों को साथ साथ जोड़ने का मतलब इतना ही है कि पारदर्शिता बनी रहे, विश्वास बना रहे, हम क्वालिटी के प्रति जिम्मेदार हूं, हम लेन देन के प्रति जिम्मेदार हूं, और इस धरती पर जो ये खेती की जो इतनी मिट्टी खराब हुई है, खेती की इतनी उपेक्षा हुई है, हमारे बच्चे बेरोजगार हुए हैं, गांव में किसान की कर्जदारी बढ़ी है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ा है, इससे पार पाने का तरीका हमको खोजने की जरूरत है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि आप इस तरीके की गोष्ठी कर रहे हैं, बात को सुन रहे हैं। जी बेटा। जी बाबूजी, जी धन्यवाद। आगे किन्हीं भाई का बहन भाई का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। किन्हीं बहन भाई का कोई प्रश्न है तो कृपया हैंड रेज करके बाबूजी से पूछिए। बाबूजी अभी तो कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, लेकिन मैं एक प्रश्न ये पूछ रहा हूँ, जैसे आपने बताया कि ये एक व्यवस्था में ये सब काम होने चाहिए और प्रत्येक स्टेप पर हमें ध्यान देना है कि वो किस प्रकार से प्रॉपर तरीके से हो। लेकिन इसमें और थोड़ी और बारीकियों को अगर हमें समझना हो या किसान को समझना हो या जो गांव से पलायन करने वाले युवा हैं, सबसे बड़ा हमारा मुख्य कार्यक्रम करने का उद्देश्य यही है कि जो गांव में पलायन करने वाले युवा हैं वह गांव में रहें, और जो गांव में जैसे जमीनें हैं, कहीं पे किसी ने कोई सहकारिता में जमीन इकट्ठी की या कोई छोटा किसान है, तो वो जो उत्पादन वहाँ कर रहा है, कच्चा माल उसके पास है, तो वो पहले उसके परिप्रेक्ष्य में थोड़ा-सा आप कुछ स्टेप जैसे उसे गाइड करिए उस युवा को कि वह युवा अपने क्षेत्र से क्या-क्या करे कि वो उसे बाहर ना जाना पड़े, वो गाँव में ही स्वावलंबी हो सके। देखो बेटा, जी। वही बात बताई जा रही है, खेती करने के तरीकों को समझना और सम्मानजनक तरीके से जो पैदा किया है उसको बेचना। यदि गांव के युवा इस बात को आसानी से समझ लें तो गांव में ही उद्योग लगेंगे, गांव में ही आमदनी बढ़ेगी। सारे रास्ते गांव में हैं क्योंकि कच्चा माल गांव में है और कच्चे माल की आवश्यकता
हमेशा संसार में हर व्यक्ति को बराबर बनी रहेगी, जो जिसका नाम भोजन है। तो सीधी सी बात इतनी है कि उनके साथ में कभी बात नहीं हुई। आप जैसे लोग जो पहल कर रहे हो तो उनको सेलेक्ट करो, गांव-गांव में जाओ, देखो, और या यूट्यूब के जरिए जो भी कोई इंफॉर्मेशन दे सकते हो उन लोगों से गंभीर बात करिए और इस प्रकार से रास्ते निकलेंगे। चर्चा के बाद ही रास्ते निकलेंगे। एक सूत्र में, एक लाइन में छोटी सी कोई बात कह देंगे तो इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि वो बेरोजगार युवा जो रोजगार की तलाश में है, जो सम्मानजनक तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो खेती से जुड़े, लेकिन वो खेती जो चल रही है वो ना करें। जो खेती की आवश्यकता है, जिससे आमदनी बढ़ सकती है, वो खेती करें। तो समझकर खेती करें, यही महत्वपूर्ण मुद्दा है। जी जी, भैया। जी, जी। बाबूजी, तो इसके लिए क्या है, मैं एक उदाहरण लेता हूँ। जैसे क्या है कि कोई किसी क्षेत्र में सरसों हो रही है ना? तो सरसों हो रही है तो वो सरसों के लिए क्या है कि यदि ग्राम स्वावलंबन या आत्मनिर्भर भारत की योजना को ध्यान में रख के या ग्राम आत्मनिर्भर योजना को ध्यान में रख के वो काम करना चाहता है व्यक्ति, कि वो ये नहीं है मतलब कि वो अपने माल को यहाँ से कहीं पे भी बेचे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करे, ये उद्देश्य नहीं है। मतलब एक गाँव विकसित हो, वो ध्यान में रख रहा है। उसे रखते हुए यदि वो अपनी सरसों के लिए कहाँ-कहाँ पर अपना किस-किस संस्थान से मिले और कैसे वो उसकी प्रॉपर, मतलब आपने जैसे बताया कि यूट्यूब में मशीनें उपलब्ध हैं, तो वो उसे ठीक मिल है। जाएँगी। तो मेरा देखो, कहने का मतलब ये है कि सुनो, हाँ जी, हाँ जी। छोटा सा कार्यक्रम है, कुछ नहीं करना। एक हाँ जी, हाँ एक्सपेलर जी। लगाना पड़ता है, तो एक्सपेलर लगाने के लिए खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से मिल सकते हैं। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में कच्ची घानी लगाने का भी, तेल निकालने का भी प्रोसीजर है। उनसे हुँ, मशीन हुँ। लेंगे, वहां पर ऋण मिल सकता है। उसके बाद में लाइसेंस लेने के लिए जो जीएसटी नंबर की जरूरत है, जो भी नंबर की जरूरत है, वो सारी चीजें वहीं पर ही वो सब बता देते हैं। अब ये तो इरादे की जरूरत है ना बेटा। तुम हुँ, हुँ, हुँ। कितना कितना ही तोते की तरह पढ़ाओगे, यदि उसको नहीं करना है तो नहीं करना है। करना है तो हुँ, सीधा हुँ। रास्ता है कि हर जिले में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड है, वहां पर इस तरीके के रोजगार हैं, वहां पर रोजगार लगाने के लिए सारी चीजें हैं, ऋण भी मिलता है, उसकी जानकारी भी मिलती है। फिर बाकी जानकारी यूट्यूब पर पड़ी है, लाइसेंस कहाँ से लेना है, क्या करना है। कोई आवश्यकता बने तो मैंने बताया था हिमांशु जी से बात करके, आप इसको आगे बढ़े। जिसमें इच्छा है वो जरूर आगे बढ़ेगा। जी, 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 जी। आपने एक ये बताया ना, खादी बोर्ड है, जहाँ से हाँ, विभिन्न-विभिन्न मशीनरी की जानकारी मिल जाएगी, जो भी कोई लगाना मशीनरी चाहेगा तो। उद्योग का ही काम कराते हैं, वो उद्योग स्थापित करने की इकाई है। जी, 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 जी। जी बाबू जी, धन्यवाद। ठीक प्रदीप है। जी कुछ पूछना चाहते हैं। जी प्रदीप जी? प्रणाम। कुछ जी हाँ हाँ, प्रणाम, पूछिए। जी मैं प्रदीप दीक्षित हूँ लखनऊ से। और जी भैया। एक आपसे एक सलाह ये चाहता हूँ कि जो हाँ हमारे यहाँ गांव में जो पलायन है, छोटे किसान हैं, वो जी भैया। छुट्टा जानवर की बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से छोटे किसान हैं वो हाँ खेती छोड़ करके शहरों में मजदूरी या इसको प्रेफर कर रहे हैं। तो क्या कुछ भैया। ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि जो छुट्टा हाँ जानवर है उसको समस्या की बजाय उन हाँ छुट्टा जानवरों से हम कुछ समाधान ले सकें या उनसे कुछ इनकम का स्रोत जनरेट कर सकें? ऐसा कुछ देखो अगर भैया, आपके पास बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है प्रदीप भैया, इसको ध्यान रखना है। जब भी कहीं जितने छोटा जानवर हैं, यदि हम उनको 5-10 गांव के बीच में गिनती गिनते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा 50-100 की संख्या निकलती है, क्योंकि ये इस तरीके से झुंड बनाकर 10 इधर घूम रहे हैं, 10 इधर घूम रहे हैं, ऐसे घूमते हैं। तो अभी सर्वे करके यही पता लगा, तो इनको एक जगह भी कहीं पहुंचाया जा सकता है। सरकार भी इस पर सोच रही है कि जल्दी में बड़ी गौशालाएं कुछ बनाई जा रही हैं या आश्रय स्थल बनाए जा रहे हैं जानवरों के लिए। लेकिन जो छोटे किसानों का सवाल है, वो छोटे किसानों का सवाल इसलिए नहीं था कि वो छुट्टा जानवरों की वजह से भाग रहे हैं। उनका सवाल ये है कि जो खेती उनके हाथ में सौंपी थी, ये खेती बाजारू थी और उस खेती में से कुछ निकला नहीं। एक एकड़ जमीन वाला किसान यदि 2 लाख रुपए गांव में कमाने लगे तो शहर को क्यों नहीं जाएगा? बिल्कुल जाए। वो गांव के शहर की तरफ मुंह नहीं करेगा। लेकिन वो परेशान इसलिए है कि वो एक एकड़ जमीन में से 40-50 हजार रुपए भी नहीं निकाल पा रहा है, और उसके लिए उनको दुनिया भर की खुशामद, ट्रैक्टर वाले से अलग खुशामद, पानी वाले से अलग खुशामद, उसके पास में संसाधन है। तो अब भारत सरकार यही कह रही है कि ऐसे लघु और सीमांत किसान जो छोटे हैं, वो अपना मिलकर एक समूह बना लें,
फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना लें, क्लस्टर बना लें, अपना एक समूह बना लें, और समूह बनाकर यदि वो काम करना आगे बढ़ना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, मनरेगा कन्वर्जेंस है, और इसके अलावा जैविक खेती प्रमोशन के लिए कार्यक्रम है। और मैं तो गिनती क्या गिनाऊं, हर डिपार्टमेंट में इस समय हलचल है बेटा प्रदीप, कि कहीं ना कहीं गांव में सुधार के लिए मिलकर किसान क्या करें। गलती क्या हो रही है कि एक किसान जाता है और जब वो आके गांव में बात करता है तो दूसरे किसान उसको उसको झड़क देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। गलती गड़बड़ गांव में ही, गांव में जो सामाजिकता टूटी है, गांव में बातचीत करने का तरीका जो टूटा है, गांव में एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ जो भरोसा टूटा है, ये बहुत बड़ी मुश्किल हम लोगों के लिए हुई है। सरकार भी अब बदलाव चाहती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी बदलाव चाह रहे हैं, मैं तो सभी के साथ काम करता हूँ। पर मुझे लग रहा है कि जकड़न जो आई है इस समय हमारे गांव के स्तर पर आई है, हमारा सामाजिकता टूट गई है, बिखर गई है, एक दूसरे पर विश्वास कमजोर हो गया है। बढ़ के तरक्की की बात करते हैं तो कुछ सुनता नहीं, राजनीति की बात करो तो सारे दिन मीटिंग होती रहेगी। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं से यदि आपको चाहते हैं तो मनरेगा कन्वर्जेंस करके एक बहुत बढ़िया योजना है, वो छोटे किसानों के लिए जड़ी बूटी की खेती करें, बांस की खेती करें, गौशाला के बारे में सोचें, कुछ और कल्चर बनाएं, खाद बनाएं, यंत्र बनाएं, मतलब गोदाम बनाकर, प्रोसेसिंग यूनिट बनाकर, तेल निकालने की मशीन लगानी है, दाल की मशीन लगानी है, अनाज का आटा चावल बनाकर तैयार करना है। कितनी चीजें मेरे मुंह से निकलेंगे, लगभग 200 रोजगार हैं मनरेगा कन्वर्जेंस में जो प्रधानों को भी पता नहीं है। आप जैसे जागरूक लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप जिले में एक मनरेगा के संदर्भ में जो जिसको बोलते हैं कि वो मनरेगा के कार्य को देखता है, वो अधिकारी बैठते हैं, उनसे सीधी बात करिए। और नई कोई मिले तो लखनऊ में इसके लिए पूरा प्रावधान है, पूरा मनरेगा कन्वर्जेंस को आदरणीय योगेश जी देख रहे हैं लखनऊ में, और वो रात दिन उनकी यही क्रिया है कि कुछ लोग क्लस्टर में खड़े होकर अपनी कंपनी बनाकर, समूह बनाकर, क्लस्टर बनाकर आगे बढ़ते हैं तो हम उनकी मदद करें। तो मेरी बात यदि पूरी आपने सुनी है तो इस पर पूरा ध्यान दीजिए। कोई बात आए तो हम उनके नंबर वगैरह भी दे देंगे किन किन से संपर्क किया जा सकता जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और कल आपको एक जी। गांव में ग्राम संसद का आयोजन किया था, जिसमें हाँ लगभग जिले के सारे अधिकारियों को हाँ आमंत्रित किया गया था, जी और उन लोगों ने काफी अच्छा, महिलाओं के समूह को, एनआरएलएम वाले और सारे लोग लगभग आए थे। तो बिल्कुल। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, जैसा कि आपने बताया। तो इसी तरीके का एक प्रयास हम लोगों ने किया था, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। तो अब इसी बिल्कुल। श्रृंखला में हम लोग और कुछ गाँव में ऐसा करने की बना रहे हैं, योजना हाँ है। तो ये और आपको सूचना थी, और ऐसा आप कभी लोग कर रहे हैं, अच्छा है। हाँ प्रदीप, कभी मन बने तो बेटा एक बार आ जाओ मेरे पास, यहाँ 1-2 दिन के लिए आ जाओ, इस बात को पूरी ढंग से समझ लो कि गांव में और भी किस ढंग से काम किया जा सकता है। गांव बिल्कुल में बिल्कुल, मिलता हूँ मैं हाँ आपसे। हाँ 40-50 वर्ष के बीच में गांव में काफी मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो लेकिन जी फिर भी हमको हमको कोई निराशा नहीं होने की जरूरत है, हम हिम्मत से काम करेंगे। गांव के लोग तो अपने ही लोग हैं ना सारे के सारे, अब वो जी, जैसे चले वो चले, बाकी उनके साथ अच्छा काम करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, मिलता हूँ मैं आपसे, दर्शन करता हूँ जल्दी कभी। जी बेटा, आपका स्वागत है। और मैं चाहूंगा बेटा मैं पूरा करूं, हैं, फिर दोबारा जी मिलें, और जल्दी से जल्दी आप जब भी कहते रहेंगे तो हम मिलते रहेंगे आपसे बराबर। जी। अच्छा बाबूजी, आपके पास समय का अभी अल्पता है क्या? अभी हाँ, थोड़ा सा कन्नौज से 4 भैया आए हुए हैं तो मुझे थोड़ा सा उनसे बात करनी अच्छा थी। अच्छा अच्छा। हाँ तो अच्छा, अगर आप हिमांशु हिमांशु जी से हिमांशु बात कर सकते हैं थोड़ी देर? हिमांशु जी से परिचय भी करो, और हिमांशु जी का नंबर भी ले लो, और फिर वो पूरी बात, क्योंकि कई बार मेरे से मुलाकात नहीं होती तो वो आपकी पूरी मदद करें। जी हाँ बोलिए। जी जी, थोड़ी देर हिमांशु जी से बात कर लेते हैं जी। हाँ तो लेकिन इसमें चार्जिंग कम हो रही है। हाँ हिमांशु नमस्कार जी, जी। नमस्कार। नमस्कार हिमांशु जी। हाँ हिमांशु जी, जैसे बाबूजी ने बताया कि विभिन्न प्रकार की योजनाएं, विभिन्न प्रकार के जो सहयोग करने वाले संस्थान इस समय हैं। लेकिन क्या है कि उन संस्थानों की जानकारी यदि हमें मिलने लगे, कौन-कौन सहयोग करने वाले हैं, इतना ही पता चलने लगे तो इससे भी बहुत बड़ी मदद हो जाती है। तो आपने जैसे खादी बोर्ड के बारे में बाबूजी ने बताया, अभी मनरेगा के बारे में बताया।
और कौन-कौन से प्रशिक्षण देने वाले, पहले हमने CFTRI मैसूर के बारे में पता किया था, मतलब वो उसका हमें पता चला था बाबूजी से। तो कुछ और कौन से संस्थान हैं, क्योंकि केवीके जो हैं वो कई बार प्रॉपर मदद नहीं करते हैं। तो कौन से ऐसे संस्थान हैं जहाँ से कोई प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहे कम से कम शुल्क में, और सरकार की और कौन-कौन सी योजना है जो कम शुल्क में किसानों की मदद करने के लिए आगे हैं, या संगठन कौन से हैं ऐसे? कृपया उनके बारे में पता चल जाए तो बहुत अच्छा है। जी। मैं उत्तर प्रदेश का बताता हूँ, जो मतलब जैसे हमारे यहाँ भी हमारा भी एक FPC है, तो जी। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है बायो एनर्जी गोल्ड। जी। तो उसके कोऑर्डिनेटर हैं PS ओझा जी। तो जितना भी किसानों का वैल्यू एडिशन करना, मार्केटिंग करना, नई-नई स्कीम्स उन किसानों को दिलवाना, ये जितनी भी चीजें हैं, ये आप मतलब अगर आपका कोई ग्रुप है और आप कोई काम कर रहे हैं, वो ग्रुप कोई काम कर रहा है, तो आप उनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। जी। वो मदद करेंगे उस किसानों के समूह को स्वावलंबी बनाने के लिए, है ना? आगे बढ़ाने में बिल्कुल उनको कोई स्कीम जिस भी फील्ड में वो काम कर रहे होंगे, उनको पूरा करवाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, प्रोजेक्ट बड़ा करने के लिए, शायद वो कोई भी फील्ड हो, वो डेयरी का फील्ड हो, वो मछली पालन का फील्ड हो, वो प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन करने का हो, वो मेडिसिनल प्लांट्स का हो, वो बैम्बू फार्मिंग का हो, वो सभी चीजों में उनकी हेल्प करेंगे। बस वो पहले से ग्रुप बना हुआ होना चाहिए और वो कुछ काम कर रहे हो, चाहे वो सुपर फूड पर काम कर रहे हो, मिलेट्स पर काम कर रहे हो, FPO बनाना चाहते हो, वो उनकी पूरी हेल्प करेंगे। इसी तरीके से अगर कोई अच्छा। मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स पर कोई काम करता है, तो CMAP है लखनऊ में, वो ट्रेनिंग भी करवाते हैं, ऑनलाइन भी ट्रेनिंग करवाते रहते हैं बीच-बीच में। तो उसमें कल्टीवेशन के साथ-साथ प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की भी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। जी, आवाज़ नेटवर्क थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो रहा है आपका। हाँ, आवाज़ आ रही है अभी? हाँ जी, मुझे तो क्लियर आ रही है आपकी आवाज़। मैं बता रहा था कि अगर आप कोई ग्रुप है, कोई किसान है जो हाँ जी, एथेनॉल आवाज़ आ और रही है। कैसे कैसे उसकी वैल्यू एडिशन होगी, कैसे मार्केटिंग होगी, वो सारी जानकारी मैं ही आपको दे दूँगा। और आपके स्टेट में भी ज़रूर कोई ना कोई एक स्टेट लेवल का बोर्ड होगा। ये चाहे वो आपके उसमें हो, कैपिटल में हो, रायपुर में हो, पर होगा ज़रूर। मुझे छत्तीसगढ़ की जानकारी नहीं है, लेकिन आपको कोई हाँ जी, हाँ नॉर्मल जी। चाहिए एरोमेटिक प्लांट्स या मेडिसिनल प्लांट्स, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, मैं बोल देता हूँ। आप हाँ मुझसे जी, बात बता दीजिए। 84 84 45 45 89 72 72 71 71 जी, 8445897271। जी। छत्तीसगढ़ में काफी लोग हैं जो वो एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट्स करते हैं, तो कुछ नंबर है मेरे पास, मैं उनको भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। हाँ जी। हो सकता है वो आपके आसपास के डिस्ट्रिक्ट में ही हो या आप ही के डिस्ट्रिक्ट में हो, जी। तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं, और कोई मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। और एक सवाल भैया बाबूजी से पूछ रहे थे कि कोई वैदिक चक्की पता लग जाए या कोई ऐसा स्पेलर पता लग जाए जो जी। वैदिक तरीके से हम वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग कर सकें। तो ऐसे बनाने वाले तो काफ़ी हैं। हम जहाँ रहते हैं दिल्ली के पास में भी एक बागपत जगह है, वहाँ भी बनाते हैं। पूरे गाँव में यही काम होता है, और भी काफ़ी जगह हैं। एक नंबर है मेरे पास जो अभी मुझे याद है, तो आप नोट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। वो वैदिक चक्की का निर्माण करते हैं, उनका फेसबुक पेज भी वैदिक चक्की के नाम से ही है। मैं उनका नंबर भी नोट आपको करवा देता हूँ, तो जो भी इस काम को करना चाहते हैं तो उनसे भी बात कर सकते हैं। अच्छा जी। जी। लिख लीजिए 99 99 28 28 50 50 42 42 56। 56 जी, तो जिनको दाल की प्रोसेसिंग करनी हो वैदिक तरीके से, गेहूं का काम करना हो, आटा दलिया का, या फिर जी। मसाले का काम करना हो, या फिर तेल का काम करना हो,
तो वो जी, जी। इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे, अगर आप सर्च करेंगे, जैसे बाबूजी बता रहे थे कि आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर, तो आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और इनसे भी अच्छा। बात कर सकते हैं। ये राजस्थान में है, आप इनसे भी बात कर सकते हैं, ये सभी चीजों की ये भी बता देंगे। और इसके अलावा अगर आपको और मशीनों की पता करनी जी, वैसे मतलब काम शुरू करना बहुत आसान है। हम काम शुरू करने से पहले हमको डर रहता है कि कैसे करेंगे, पैकेजिंग ये होगा वो होगा। सिंपल सा होता है, पॉलीथीन लानी होती है, हम जिस चीज की वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सबसे पहले हमारा भी काम शुरू हुआ है नहीं, ग्रुप बना है नहीं, लेकिन जी। हम चाह रहे हैं कि हम राजस्थान से चक्की मंगवाएं। पहले 50,000 की चक्की होगी, 20,000 ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगेंगे, उसके बाद फिर हम ये करें वो करें। हम अपना काम बिल्कुल लोकल लेवल पर, बहुत छोटे लेवल पर एक बार शुरू करें, फिर हमें खुद पता लग जाएगा हमें किस चीज की जरूरत है, किसकी नहीं। जरूरी नहीं है कि हम पहले काम शुरू करने से पहले ही 1-2 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दें और तब सोचते रहें कि भैया जब तक 1-2 लाख रुपए लगेगा नहीं तब तक काम शुरू होगा नहीं। काम आपका 10,000 रुपए में भी शुरू हो सकता। आप अपना सिंपली बाहर भी पिसवा सकते हैं, बाहर भी तेल निकलवा सकते हैं शुरुआत में। जब आपका काम बढ़ जाए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं, सब समझ में आ जाए, तब आप इन चीजों को कर सकते हैं आगे। आप पैकेजिंग की सिंपल स्टैंडी पिन्नी आती है, 4-4 5-5 रुपए की आ जाती है पिन्नी, एक बहुत अच्छी वाली। सिंपल पिन्नी तो 1 रुपए की 5 आ जाएंगी, लेकिन एक स्टैंडी वाली आप ला सकते हैं, वो 4-5 रुपए की 1 किलो की एक पॉलिथीन आ जाएगी। सिंपल सी सीलिंग मशीन आती है 1200-1500 रुपए की, वो ला सकते हैं। 1-1 रुपए के स्टिकर किसी भी स्टिकर वाले से बनवा सकते हैं और सिंपली अपने ग्रुप के नाम से या अपने नाम से उन चीजों को सेल आउट करना शुरू कर सकते हैं। फिर जब आप ये एक छोटा सा काम जो 5-10 हजार में ही शुरू हो गया, जब आप इस काम को करना शुरू करेंगे, तब आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी कि मुझे किस चीज की जरूरत है और किसकी नहीं है, किस चीज को मैं बढ़ाऊं, किस में क्या करना है, किस में क्या नहीं करना है, कितने कैपेसिटी की जरूरत है, ये सारी चीजें। तब आप ये सारे इन्वेस्टमेंट शुरू करें। जरूरी नहीं है कि आप सबसे पहले मशीन ही खरीद कर लगा दें और पैकेजिंग आएगी तो वो भी अब कि जी पूरे 1 लाख की पैकेजिंग मंगा लो, थोड़ी थोड़ी कौन मंगवाएगा। और या फिर किसी के दिमाग में ये हो कि भैया पैकेजिंग के लिए तो पूरी इंडस्ट्री चाहिए, कुछ इंडस्ट्री नहीं चाहिए, आपके घर के कमरे में ये काम हो सकता है। ये जी राजस्थान में जी कहाँ से बताया आपने? क्या चीज मैं ये बता रहा हूँ, ये काम जो है जो हम शुरू कर सकते हैं, या कोई भी किसान या कोई भी एक किसानों का छोटा सा ग्रुप, वो मिलेट्स में काम कर रहा हो या किसी भी चीज में, वो अपने घर से ही एक छोटे से कमरे से भी शुरू कर सकता है। इसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा, मतलब शुरुआत में वो जब हमारा काम बढ़ने लगे, हमको हमारी जो मार्केटिंग है वो बढ़ने लगे, तब हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन शुरू में हम इस चीज को सोचकर, मतलब मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो हम शुरू में ये सोचकर ना बैठे कि भैया जब तक सारी मशीनें नहीं आ जाएंगी, जब तक सारा ही सामान इकट्ठा नहीं हो जाएगा, जब तक ये नहीं हो जाएगा, तब तक शुरू ही नहीं करेंगे। हम कम से कम करना शुरू कर दें। वो जो शुरू है वो सिर्फ 5 से 10 हजार रुपए में शुरू हो सकता है आसानी से। एक वेइंग मशीन चाहिए, वो 2-2.5 हजार रुपए की आ जाएगी। सीलिंग मशीन चाहिए, 1500-2000 की आ जाएगी। पैकेजिंग की स्टैंडी चाहिए, वो आपका 1000-2000 रुपए की वो ले आइए। प्रोसेसिंग बाहर से करवाइए जिनके पास मशीन्स हैं, और अपना मार्केटिंग करना शुरू कीजिए। भैया, इसमें एक चीज है, जैसे मुख्य बात यह है कि जहाँ पे जैसे शहर के पास में कोई गांव है, तो वहां तो इतनी समस्या नहीं आती है कि वो अपना कर पा रहा है। लेकिन जी कुछ जगह ऐसा होता है, जैसे अपने एक रूरल एरिया है, और रूरल एरिया में दो तरह की चीजें हैं। देहाती एरिया में एक एरिया ऐसा है जहाँ जो कस्बे हैं या जो लोग हैं वो बिखरे बिखरे हैं, मतलब घनी आबादी नहीं है। और एक आबादी ऐसी है जो घनी आबादी है, और वहाँ पे जो युवाओं के पास संसाधनों की कमी है, थोड़ा मतलब बेरोजगारी ज्यादा है। वो जॉब करने के लिए बाहर ही जाना चाहते हैं, कुछ उनके पास वो है नहीं। तो उस अवस्था में हमने रिसोर्सेज, अभी हमें पता चले कि हमें रिसोर्सेज मिल जाएंगे अलग अलग जगह से, जैसे आपने बताया, बाबूजी ने बताया। लेकिन उसके बाद में हमें जो मार्केटिंग का कंसेप्ट है, वो मार्केटिंग के लिए कौन कौन से तरीके वो अपनाएं, जिससे कि वो लोगों से जुड़ सकें,
क्योंकि मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसमें मार्केटिंग होगा। और आपको उसमें क्या लगता है कि उन्हें क्या चीज़ें करना चाहिए जो बेरोज़गार युवा है और जिसके पास संसाधन भी नहीं है, उनको क्या करना चाहिए आपके हिसाब से उस जगह पर? जी देखिए, महत्वपूर्ण तो सारे ही घटक हैं इसमें, प्रोडक्शन भी है, प्रोसेसिंग भी है, मार्केटिंग भी है। तीनों ही जो घटक हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हमारे साथ कुछ ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। हमने कहीं-कहीं देखा है कि वो ग्रुप्स मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, लेकिन प्रोसेसिंग वगैरह ही ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, उनका सामान खराब हो जा रहा है। या फिर वो प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से क्वालिटी का, जिसको वो प्रोसेसिंग करके मार्केटिंग कर सकें। तो तीनों अपने आप में महत्वपूर्ण घटक हैं, लेकिन मार्केटिंग सही में इनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमें लग सकता है, क्योंकि वो एक किसान के लिए जो अभी तक बाहर नहीं निकला है या बहुत बैकवर्ड एरिया में है या शहर दूर है, तो उन्होंने ना कभी ये काम किए और उनको लगते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल। और इसीलिए मैंने बोला कि शुरू में थोड़े से शुरू करें। अब मार्केटिंग करने के लिए वो क्या कर सकते हैं? मार्केटिंग करने के लिए वो जैसे मैं बताता हूँ, मैं अपना खुद का बताता हूँ कि मैंने अब से 5-6 साल पहले गन्ने से गुड़, शक्कर, राब, खांड ये सब बनाना शुरू किया। हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ, तो हुँ। अब जब मैंने शुरू किया तो सबका डर सेम कि जी मैं गन्ना तो मैं उगा रहा हूँ, ऑर्गेनिक गन्ना कर रहा हूँ। मेरे पास क्रशर भी है, मैंने अपना खुद का क्रशर नहीं लगाया। मैंने उसमें 10-15 लाख रुपए नहीं लगाए कि मैं पहले अपना क्रशर लगाऊँगा, तब ही मैं गुड़ बनाऊँगा। मेरे गाँव में जब है 4 क्रशर, तो मैं अपना क्यों लगाऊँ अलग से 15 लाख रुपए। मैंने एक क्रशर वाले से बात की, जी मुझे आपका क्रशर ऐसा है और मुझे ये इसमें बदलाव चाहिए अपने हिसाब से, क्योंकि मुझे हाइजीन मेंटेन करना, ये मेंटेन करना, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, वो चीज़ ऐसे होनी चाहिए। तो मैंने 10 लोगों से बात की, एक के साथ मेरी ट्यूनिंग बैठ गई, तो उनके साथ हमने ये सारे चेंजेज़ उनके क्रशर पर किए। वो एकदम साफ-सुथरा क्रशर हमने करवा लिया। जिस तरीके से हमें बनवाना था पूरा सेटअप हमने वहाँ कर दिया। जहाँ हमारे 15 लाख रुपए खर्च होते हैं, वहाँ हमने 50,000 में पूरा सेटअप कर दिया। 50,000 से 1 लाख के बीच में हमारा खर्चा हुआ इन सभी चीज़ों में। लेकिन हमारी वो पूरी मेहनत बच गई कि लेबर को सँभालो, ये लेबर को पकड़ कर लाओ, ये सँभालो, कुछ टूट-फूट हो रही है मशीन में, उसको ठीक करवाओ। तो वो पूरा जो एक पूरा वो काम है अपने आप में, वो बच गया। तो हमारे 2 चीज़ फाइनल हो गई, हमारा प्रोडक्शन परफेक्ट हो गया, हमारी प्रोसेसिंग परफेक्ट हो गई। अब तीसरी चीज़ आती है मार्केटिंग कि भाई अब इस जो चीज़ हम बना रहे हैं, गुड़, शक्कर, राब, खांड, अब इनकी मार्केटिंग कैसे करें? तो एकदम से एक बहुत अच्छी मार्केटिंग नहीं होती है किसी की भी कि जी आज हमने आज कोई प्रोडक्ट बनाया और एक साथ ही वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो हमने मार्केटिंग कैसे शुरू की? हम व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े, जितने भी एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड या जो थे उन ग्रुप से जुड़े। अब ग्रुप्स से कैसे जुड़े? जी, हमें भी आप ग्रुप से जोड़ लीजिए। अब ये कुछ सवाल आएँगे, हम कोई मेरे पास आते भी हैं बहुत से मैसेज, जी हमें भी कुछ अच्छे ग्रुप्स में जोड़िए। तो ग्रुप से जुड़ते हैं जब हम उन जैसे लोगों से मिलते हैं। जैसे कि आपने मुझसे बात की, मैंने आपको 1-2 ग्रुप में जोड़ दिया। आपने 10 लोगों से और बात की जो इस फील्ड में जिस फील्ड में आप जा रहे हो, मतलब आप गुड़ के फील्ड में जा रहे हो तो गुड़ वाले लोगों से मिले, आप ऑर्गेनिक के फील्ड में जा रहे हो तो ऑर्गेनिक वाले लोगों से मिले। तो वहाँ लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है जो उस फील्ड के पहले से हैं। तो उनकी जानकारी से आपको 10 चीज़ें और मिलती हैं। हमारा एक बेनिफिट है कि हमने एनसीआर रीजन में आते हैं, तो हमारे नज़दीक पूरा दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गाँव सारे बड़े शहर हमारे पास हैं। तो हम एक के पास जाते हैं मिलने, वो हमें 4 जगह और बता देता है। फिर हम उनके पास जाते हैं, वो हमें 2 जगह और बता देते हैं। इस तरीके से 2, 3, 4 साल में हमारा हर साल जो निकल रहा था सामान, वो बढ़ता चला गया। पहली साल हम सिर्फ 5-10 कुंटल ही गुड़ बेच पाए। अब 5 साल हो गए, हम 200-250 कुंटल हर साल बेच लेते हैं और हमारे पास है भी इतना ही अपना खुद का। अगर हमारे पास और होगा, हम उसको और भी बेच लेंगे। तो मार्केटिंग करने के लिए आपको जो आपके फील्ड के लोग हैं, उनके पास जाना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। आप सोचें कि घर बैठे रहें, बहुत से लोग बोलते हैं जी आपने बताया था कि ऐसे गुड़ बना के बेच लो, मतलब 1 एकड़ से आप 5 से 6 लाख रुपए की आमदनी कर सकते हैं। हमने तो गुड़ बना लिया, हमारा तो किसी ने खरीदा ही नहीं। खरीदेगा कोई नहीं, बेचना हमको खुद पड़ेगा। जी, हमने तो हल्दी लगा ली थी, हमारी तो हल्दी बिकी ही नहीं।
अब हल्दी ऐसी तो चीज नहीं है जो कोई खरीदता नहीं है, बिकती है, हर गांव में बिकती है। एक गांव का भी आप गणित लगाएंगे तो एक गांव में कितनी हल्दी आती है साल भर में, आप खुद भी लगा सकते हैं। लेकिन जब वो किसान नहीं बेच पाता, क्योंकि उसने उस पर काम ही नहीं किया, उसको बाहर निकलना पड़ेगा, अपने लोगों से मिलना पड़ेगा, अपने शहर के जो दुकानदार हैं उनसे भी मिलना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, जो हमारा शहर है बुलंदशहर, छोटा शहर है, हम ऑर्गेनिक गुड़ बेचते हैं 100 रुपए किलो। यहाँ गुड़ बिकता है 40 रुपए किलो, 45 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। तो कोई भी नहीं खरीदेगा छोटे शहर में, बड़े शहर में बड़े लोग खरीद लेंगे। लेकिन हमने दुकानदारों से बात की, हमने उन लोगों से बात की जिन जो 100-150 दुकानों पर अपनी डीलरशिप रखते हैं। अब जो 100 दुकानों पर डीलरशिप रखता है, अगर हम उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में समझा पाते हैं कि जी हमारा प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी उसकी एकदम बढ़िया है, एकदम प्योर है, और आपके ही इलाके में बन रहा है, जो अगर ये चीज बिकेगी तो डायरेक्ट जो फायदा होगा वो बाहर की किसी कंपनी का ना होकर आपके ही जिले के गांव को होगा। तो इस तरीके से हमने उनसे बात की, और आज मतलब अभी 20-25 कुंटल तो हमारे इस शहर में ही निकल जाता है गुड़। जिस शहर में मतलब कोई, अगर आप किसी से भी बात करोगे, हर कोई बोलेगा जी हम कौन खरीदेगा इसको। लेकिन 20 से 25 कुंटल अब 2 सालों से इस छोटे शहर में ही वो 100 रुपए किलो का गुड़ बिक रहा है। हम और भी प्रोडक्ट शुरू करेंगे तो वो भी इसी तरीके से निकलेंगे। तो इसका सिंपल है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, आप फेसबुक पर जितने भी उससे रिलेटेड ग्रुप्स हैं उनसे जुड़िए, उसमें अपनी चीजों के बारे में डालिए, अपने बारे में डालिए, अपना नंबर वहां लिखिए। आप जितने भी आपके दुकानदार हैं जो इन चीजों में रुचि रखते हैं, आप 10 दुकानदारों से बात करोगे, आपको एक ठीक मिलेगा। आप मतलब, लेकिन एक बार एक ठीक मिल गया तो वो जीवन भर वो काम करेगा। पहली साल मैंने भी 10 लोगों से बात की, 9 लोगों ने मना कर दिया, अरे भैया यहाँ कौन बेच लेगा, यहाँ कौन खरीद लेगा, ना भैया हमें इस चीज में कोई मतलब नहीं है, नहीं भैया हम ये काम नहीं करते। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। लेकिन एक आदमी मिल गया, अब मुझे हर साल बात करने की जरूरत नहीं है, ये तो फिक्स हो गया। अब मैं अगली साल बात करूंगा तो मैं दूसरों से बात करूंगा, दूसरे शहर में बात करूंगा, किसी दूसरे कस्बे में बात करूंगा। तो उनको फिक्स करते जाओ, धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ता जाएगा। उसका और कोई तरीका नहीं होता। आप कहीं भी कितनी बड़ी क्लास ले लो कि मार्केटिंग की क्लास हमको लेनी है, या हम वहां मार्केटिंग हमको सीखने जाना है, या वो मार्केटिंग सिखा देगा। सिंपल सा यही है कि आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी जो इस फील्ड में पहले से हैं, जो इस काम को करते हैं, जो डीलर हैं, जो आपके शहर में डीलर हैं। आपको फेसबुक के ग्रुपों से जुड़ना पड़ेगा, आपको व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा, और वहां पर अपनी चीजें डालनी पड़ेंगी। और एक ग्रुप के पास इतना सामान नहीं होता है कि उसको बहुत लंबा चौड़ा सब कुछ चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ, हमारे पास जितना गन्ना है उससे बनता ही 200, 250, 300 कुंटल गुड़ है मैक्सिमम, और इतना हमारे पास है। तो मैं तो अभी ज्यादा मार्केटिंग करने के बारे में सोचता भी नहीं, क्योंकि करूंगा तो उनको दूंगा कहाँ से। ठीक है जी। जी 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 हिमांशु जी, बिल्कुल। और किन्हीं भाई बहन भाई का प्रश्न है तो वो हिमांशु जी से पूछ सकते हैं, आप ये लोगों का किसी का। आप जी वैदिक जी चक्की आपने कहाँ बताई राजस्थान में? जी राजस्थान में जयपुर में ही है। जी 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 और किन्हीं बहन भाई का कुछ प्रश्न है तो कृपया पूछ लीजिए। जी किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है तो इसमें हिमांशु ये जी हाँ जी हाँ जी, किसी का प्रश्न है? जी मैं ये हाँ जी पूछना चाह रहा था, हाँ ये जी जी पूछिए। खेती के जैसे कर रहे हैं अभी हम लोग, ट्रैक्टर वगैरह से अगर ना करना चाहें तो उसके लिए इक्विपमेंट वगैरह जो पहले के जैसे इक्विपमेंट यूज करते थे वैसा कुछ इक्विपमेंट बनाने का, या तो फिर कहीं से मिल पाए ऐसा बता सकते हैं क्या? एक तो हल है जो नॉर्मल मिल जाता है, वो तो एक है, बाकी और दूसरे में जैसे जी मतलब आपकी आलू। आवाज कट गई थी बीच में, कैसे इक्विपमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ मैं इक्विपमेंट मतलब खेती करने के लिए इक्विपमेंट के बारे में बात कर रहा था, जी या जैसे ट्रैक्टर कौन से वगैरह इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं आप? मतलब मैं जैसे बात करना चाह रहा हूँ, ट्रैक्टर वगैरह भी जनरली हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ट्रैक्टर तो है लेकिन ये ऑप्शन जैसे भी गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें कर रही है, जैसे पेट्रोल, कोविड के चलते बहुत सारे मतलब पेट्रोल डीजल ये चीजें, मैं थोड़ा सा मतलब मैं डीपली सोच रहा हूँ, तो
ये लोग कुछ इंस्ट्रक्शन लगा रहे हैं कुछ कुछ जैसे, तो अगर इसको हम अपने देसी चीजों में यूज करना चाहें, पुराने जैसे हल से करते थे, तो उसके कुछ इक्विपमेंट वगैरह कोई बनाते हैं क्या जिससे मतलब मिल पाए? पर हल मतलब ये तो हल से हमें करना क्यों, जो हमारे पास इतने अच्छे इक्विपमेंट्स हैं जो हमारा काम इतना आसान कर देते हैं, जल्दी से भी कर देते हैं, जी तो हल से करना किस लिए हमें? हल है, बहुत सी कंपनी बना रही, मैंने कुछ दिन पहले भी कोई पोस्ट पढ़ी थी, उन्होंने बहुत अच्छा हल बनाया नहीं, है, ऐसा है ना, आप इनका इस्तेमाल इनका करते हैं। हिमांशु भैया प्रश्न ऐसा है कि यदि जी ट्रैक्टर वगैरह से ऑयल वगैरह महंगा पड़ रहा है, तो उस ऑयल वगैरह की जगह कुछ ऐसा अल्टरनेटिव हम अपनाएं, जैसे अभी बैल काट करके, अग्नि काट करके कुछ लोगों ने बनाया है कि बैल में पहिए लगा दिए हैं उधर मशीन में, और एक गद्दी लगा दी है कि बैठ के आदमी वो कर सकता है। तो मतलब कुछ इस तरीके की चीज वो पूछ रहे हैं कि ट्रैक्टर, मतलब जो खर्चा हो रहा है इस समय कोविड वगैरह में, थोड़ा सा इतना आमदनी नहीं हो पा रही किसान या किसी की भी, तो कोई विकल्प है, मतलब ज्यादा खर्चा ना हो और सस्ती में कुछ ऐसी चीजें हो जाएं, ट्रैक्टर वगैरह के ऑयल वगैरह खर्च ना हो उस पे। हाँ हिमांशु जी, आवाज आ रही है? उनका वीडियो तो ड्रॉप हो गया है शायद। हाँ वो शायद इसलिए हो गया होगा क्योंकि नेटवर्क का इशू है इस चक्कर में। और उन्हीं को स्वीकार करके जो हम अगर वैदिक उपलब्ध है तो वैदिक भी कर सकते हैं, लेकिन अभी किस तरह से मार्केट बना सकते हैं, कैसे हम अभी अपना माल, जो भी कच्चा माल है, कैसे हम उसको और प्रॉपर उससे कैसे हम लोगों के साथ कनेक्टिविटी बैठा सकते हैं, और उसके साथ में जो अच्छी व्यवस्थाएं हैं बेस्ट पॉसिबल जो है वो करते जाना है, लेकिन रुकना नहीं है। क्योंकि रुकने के चक्कर में क्या है कि वो पलायन हो जाता है। वो वहां पे अगर गांव में कुछ नहीं होगा, अच्छे बहुत ज्यादा अच्छे के चक्कर में, सिद्धांत के चक्कर में वो वरना नौकरी करेगा, वो और भी गलत काम करेगा दूसरी जगह जाके, फिर वो अपने आप को वो कुछ करने में समर्थ नहीं होगा। तो अपने क्षेत्र में ग्राम स्वावलंबन करेगा तो गांव के संसाधनों को वहाँ कुछ ना कुछ वो उपयोग करेगा, और धीरे धीरे करके कुछ पारंपरिक और अच्छी जो शुद्ध चीजें हैं उनको भी वो जुटा सकता है व्यक्ति। तो इसलिए हमें वहाँ काम करना है। और दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा उसमें आता है कि एक जो कंपटीशन होता है, सबसे बड़ी समस्या है कंपटीशन की। तो जो कंपटीशन की समस्या है, वो कंपटीशन की समस्या ना रहे अ, हमारे आपस में बीच में, तो उसको लेकर भी जैसे कोई उद्योग का प्रक्रिया समझ गया है, तो वो सहकारिता को समझ लेगा, तो फिर वो धीरे धीरे आपस में बता सकता है कि हम कुछ उद्योग चालू करें। उसके लिए यदि हम सहकारिता में करेंगे और एक दूसरे के साथ ज्यादा कंपटीशन नहीं करेंगे, विनिमय प्रणाली से करेंगे, तो वो तलाश सकता है। अपने पास पहले हमारे पास ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज होने चाहिए। यदि हम रिसोर्सेज देने के लिए लोगों को तैयार हैं, तो सहकारिता तो हम तैयार करा सकते हैं लोगों के अंदर। क्योंकि लोगों को अपने ही गाँव में तरीके पता चले कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं। तो वो पता चल गया तो फिर कैसे मिलके करना है, उसमें क्या फ़ायदे हैं, इस पे भी चर्चा की जा सकती है। तो अभी तो भैया मेरे ख्याल से नहीं जुड़े हैं। मनोज जी हमारे साथ में हैं। यदि मनोज जी कुछ कहना चाहते हैं, अ, अभी मनोज जी आप उनसे जुड़े हुए हैं क्या, हिमांशु जी से? जी भाई साहब बिल्कुल जुड़े हुए हैं। हाँ 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 मनोज जी। तो मनोज जी आप मनोज जी से कोई कुछ प्रश्न करना चाहते हैं? मनोज जी आप अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं, ज्यादा हम समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा कुछ अपने बारे में बताएं तो बहुत अच्छा होगा। भाई साहब, घायल जो गौवंश हैं, निराश्रित जो रोड पर छोड़ दिए गए हैं किसानों के द्वारा, हाँ उन्हीं का प्राथमिक उपचार और उनके खान पान का प्रबंध यहाँ सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में अपने द्वारा किया जा रहा है। हमारी टीम लगभग पूरे जिले में काम कर रही है। अच्छा इसी अच्छा अच्छा। तरीके से काम चलता है।
अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा बाबूजी कुछ और भी बता रहे थे कि मनोज जी किसी और क्षेत्र में भी हैं। आप और किस क्षेत्र में हैं? कृषि से संबंधित? हाँ, कृषि संबंधित भी जो है थोड़ा बहुत अब लोगों को ऑर्गेनिक के बारे में हम बताते हैं गाँव-गाँव में। अच्छा, अच्छा। जैसे चौपाल लगा करके 10-20 लोगों को इकट्ठा करके बैलों से खेती कराना इत्यादि जो है ये कार्य आते हैं, कार्य क्षेत्र हमारे अंदर में। ऐसे मैं करवाता हूँ गाँव-गाँव में। अच्छा, अच्छा, बैलों की महत्ता थोड़ा-सा बढ़ाना, है ना? जी, जी। बैल और गाय की महत्ता को जी, जी, जी। जी। हाँ, तो ठीक है मनोज जी और इसमें जैसे कि गौवंशों को किस प्रकार से सहायता हो सकती है उसकी उसके लिए और चिकित्सा जो कैसे होती है उसमें आपका कार्य है मुख्य रूप से, है ना? हेलो? हेलो? हाँ, हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी, बताएँ भाई साहब। हाँ, हाँ, मतलब घायल गौवंश की मदद किस प्रकार हो सकती है मुख्य रूप से उसमें आपका कार्य है? जी, जी, बिल्कुल। जो निराश्रित है, किसी प्रकार से घायल है किसी रोड साइड पे एक्सीडेंट वगैरह है, हुँ, इस हुँ, पे हुँ। हमारा टीम काम करता है। जी, 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 ठीक है। और किसानों के लिए हम बैल से खेती के बारे में जो है बतलाते हैं और जोड़े भी हैं, काफ़ी लोगों को हमने जोड़ भी रखा है। और 1-2 लोगों को प्रेरित करके मैंने छोटी-छोटी गौशालाओं का भी निर्माण करवाया है। छोटा-छोटा स्थान बना करके अपना जैसे भी 10-20 गाय से स्टार्ट किए हैं। जी, और जी, उनके जी।